नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कैम्ब्रिज विचारधारा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इरविंग फिशर ने जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था उसमें बताया था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर में धनात्मक और आनुपातिक परिवर्तन होता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो आधा रह जाता है। उसकी हमने बारे में पढ़ा था। आज उस इरविंग फिशर की विचारधारा के सुधार के रूप में हम कैम्ब्रिज विचारधारा को पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कैम्ब्रिज विचारधारा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस विचारधारा में जो भी समीकरण दिए हैं, उन सभी अर्थशास्त्रियों को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा मुद्रा परिमाण के सिद्धांत में दी गई व्याख्या को कैम्ब्रिज व्याख्या कहते हैं। इन अर्थशास्त्रियों में प्रमुख अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, रॉबर्ट सर और JM केन्स। इन्होंने जो ये कैम्ब्रिज व्याख्या दी थी, देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, रॉबर्ट सर और केन्स ने एक अन्य व्याख्या दी है जिसे कैम्ब्रिज व्याख्या कहते हैं। इसकी ओर पूर्व में संकेत प्राचीन अर्थशास्त्रियों पैटी लॉक, कैंटिलॉन तथा एडम स्मिथ के लेखों में मिलता है। कैंटिलॉन है, एडम स्मिथ, पैटी लॉक और कैंटिलॉन, ये जो है ये वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री, इसको व्यापारवादी अर्थशास्त्री या व्यापार बढ़ाने को ज़्यादा समर्थन करते हैं, उनको वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री कहा गया है। और इन्होंने ये व्याख्या दी थी। पूर्व में संकेत इसमें इन्होंने दिया था। इसकी संपूर्ण व्याख्या कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने की है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हैं। एडम स्मिथ के लेखों में भी इसके कुछ संकेत मिलते हैं। इरविंग फिशर अमेरिका में प्रसिद्ध है, यानी इरविंग फिशर जब अमेरिकी अर्थशास्त्री है, यूरोप विशेषतः इंग्लैंड में कैम्ब्रिज व्याख्या को अधिक मान्यता दी जाती है। कैम्ब्रिज जो व्याख्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों की जो व्याख्या है उसको अधिक मान्यता दी गई है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इस प्रकार समाज द्वारा रखी गई कुल नगद राशि निश्चय ही संपूर्ण वार्षिक लाभ या संपत्ति का अंग होती है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि समाज जो अपने पास तरलता रखता है वो वार्षिक लाभ या संपत्ति का एक अंग होती है। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अनुसार समाज में मुद्रा की मांग व्यापारिक सौदों अथवा लेन देन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। जैसा कि फिशर ने बताया था कि मुद्रा की मांग इसलिए की जाती ताकि व्यापार किया जा सके, लेकिन ये बताते हैं कि मुद्रा की मांग व्यापारिक सौदों या लेन देन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, वरन समाज द्वारा मुद्रा की नगद राशि अपने पास रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी समाज जो है वो मुद्रा की मांग इसलिए करता है ताकि वो तरल रूप में उस नगद मुद्रा को अपने पास में रख सके। आगे चलकर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री, जैसा कि अपने ऊपर देखा, कीन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था जिसमें मुद्रा को तरल रूप में रखने के 3 उद्देश्य उसने बताए थे: सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यापार के कारण मुद्रा की मांग नहीं की जाती, बल्कि मुद्रा की राशि को अपने पास नगद रखने के कारण उसकी मांग की जाती है। मुद्रा की मांग को इसमें व्याख्या में अधिक महत्व दिया गया, इसलिए इसको मुद्रा का मांग भी सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर मान लिया था, क्योंकि उसने टी जो दिया था, टी को उसने स्थिर मान लिया था और मुद्रा की पूर्ति से उसने कीमत स्तर पर प्रभाव बताया था। तो कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की मांग को अधिक महत्व देती है। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग का अर्थ नगद कोष की मांग से, यानी नगद कोष वह जनता अपने पास नगद एक कोष रखती है जिसमें नकदी रखती है, या जो कोष का मतलब यहाँ ये लगा सकते हैं नगद मुद्रा जो जनता अपने पास तिजोरी में रखना चाहती है, जो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा अंतिम उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन से संबंधित होती है। और उसका संबंध जो स्थापित किया है नकद कोष का, वो वास्तविक राष्ट्रीय आय या अंतिम उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं से उसका संबंध स्थापित किया है। इस वास्तविक आय का एक साथ उपयोग न करके उसके कुछ भाग या अंश का उपयोग किया जाता है। जो भी वास्तविक आय होती है उसका एक साथ उपभोग नहीं किया जाता,
उसका कुछ भाग या अंश का उपभोग किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मांग के का अभिप्राय वास्तविक आय की उस अनुपात से है जिसे मुद्रा के रूप में रखा जाता है। यानी मुद्रा की मांग से तात्पर्य है कि वास्तविक आय का वह अनुपात जिसे मुद्रा के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर मुद्रा की मांग को के से दर्शाया है। वास्तविक आय का मतलब जो हमने पहले देखा था कि जो वस्तुएं और सेवाएं वास्तविक रूप से उत्पादित होती है वो वास्तविक आय होती है, और उसका जो भाग मुद्रा के रूप में रखा जाता है वही मुद्रा की मांग कहलाता है। मुद्रा की मांग अनेक बातों से प्रभावित होती है। यानी के से जो मुद्रा की मांग बताई है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने, वो अनेक बातों से प्रभावित होती है। पहला है, मुद्रा की मांग का आधार कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय है। यानी राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि मुद्रा की मांग कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। दूसरा, मुद्रा की मांग के निर्धारण में समय अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा संबंध है। यदि लोग अपनी वार्षिक वास्तविक आय के 2 माह के बराबर नकद मुद्रा चाहते हैं तो के बराबर 1/6 होगा, और 1 माह के बराबर नकद मुद्रा चाहने पर के बराबर 1/12 होगा। यानी मुद्रा के निर्धारण में समय अवधि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि लोग जो है वो 2 माह के अंतर पर अपनी आय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें ये नकद मुद्रा का जो मांग है उसका समीकरण दिया है के बराबर 1/6, यानी उन्हें 6 बार जो वेतन प्राप्त होगा वर्ष में, क्योंकि 2-2 महीने के अंतर पर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो, और यदि वो 1-1 महीने के अंतर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो के बराबर 1/12 होगा। तीसरा है, मुद्रा के प्रचलन वेग v तथा मुद्रा की मांग के में सर्वथा विपरीत संबंध है। यानी मुद्रा की मांग और प्रचलन वेग में विपरीत संबंध होता है, कोई सीधा संबंध नहीं इसमें दर्शाया गया है, सर्वथा विपरीत संबंध दर्शाया है। यानी मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी तो प्रचलन वेग कम होगा, और मुद्रा की मांग कम होने पर, क्योंकि मुद्रा की मांग को संबंधित किया है नगद कोष की मांग से। यदि नकदी की मांग ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जनता अपने पास नोट रखना चाहती है, और यदि नोट अपने पास रखेगी तो प्रचलन में क्या होगा, फिर तो प्रचलन वेग उससे कम हो जाएगा। तो इसमें सर्वथा विपरीत संबंध बताया है। चौथा है कि मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। यानी मुद्रा जो है वो लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं कि वो उसको लिक्विड रूप में रखना चाहते हैं ताकि कभी भी उसको खर्च कर सकें। पांचवा है, मुद्रा की मांग को अन्य बातें भी प्रभावित करती है। पहला, सर्वप्रथम जो प्रभावित करती है मुद्रा की मांग तो तरल रूप में रखने की इच्छा है। इसके अलावा भी अन्य बातें भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करती, यानी जो तरल रूप में रखने की जो इच्छा है उसको अन्य बातें भी प्रभावित करती। पहला, आय प्राप्त होने की अवधि। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि 2-2 महीने के अंतराल पर आय प्राप्त होगी तो नकदी की मात्रा आय प्राप्त होने नकदी तरल मुद्रा रखने की ये प्रवृत्ति होगी वो ज़्यादा होगी। आय प्राप्त होने की अवधि, वस्तुओं का कीमत स्तर। वस्तुओं की कीमतों के कारण भी लोग तरल रूप में मुद्रा को रखना चाहते हैं। देश की जनसंख्या में वित्तीय कमी होने पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। धन का वितरण धन का वितरण असमान होने पर मुद्रा का जो है मांग वो प्रभावित होती है। व्यवसाय की दशा, ये व्यवसाय किस प्रकार से, यदि उन्नत व्यवसाय की दशा है तो मुद्रा की मांग अधिक होगी, व्यवसाय की दशा उन्नत नहीं है तो मुद्रा की मांग कम होगी। लेन देन की आदत अधिक होने की वजह से नगद मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी। मुद्रा का प्रचलन वेग भी मुद्रा की मांग को कभी कभी निर्धारित करता है। वास्तव में उन सब बातों का जिनसे मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ता है, मुद्रा की मांग पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी वह सब बातें जिससे मुद्रा प्रचलन में आती है तो उन सभी बातों के होने से मुद्रा की मांग पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब है कैम्ब्रिज समीकरण के बारे में देखते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो समीकरण दिए हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मापने के लिए या मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए, तो मार्शल का देखते हैं। सबसे पहले मार्शल ने मुद्रा की मांग को आय तथा संपत्ति से संबंध
करके निम्नलिखित समीकरण दिया। यानी मुद्रा की मांग को दो से इसने संबंधित किया है, एक आय से और एक संपत्ति से। तो जो इसके समीकरण के जो भाग है वो दो भाग है, m बराबर के वाई, m बराबर के वाई और m बराबर के डैश ए। तो के वाई, वाई का मतलब आय है, तो आय का भाग है, आय का वह भाग मुद्रा की मांग, के बराबर मुद्रा की मांग और वाई मतलब आय, तो आय का वह भाग जिसे नगद रूप में रखने के लिए मांगा जाता है। और दूसरा है संपत्ति का वह भाग जिसे नगद रूप में रखने के लिए मांगा जाता है। तो ये समीकरण इस प्रकार से हुआ, m बराबर के वाई प्लस के डैश ए, ए यानी एसेट्स या संपत्ति, m मुद्रा की मात्रा है जो कुल चलन तथा बैंकों में चालू जमा को बताती है, y मौद्रिक आय को बताती है, k आय का वह भाग है जिसे लोग मुद्रा के रूप में तरल रूप में रखना चाहते हैं, a कुल संपत्ति का मूल्य है, k1 संपत्ति का वह भाग है जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है। मार्शल के उपयुक्त समीकरण में आय तथा संपत्ति दो भाग हैं, किंतु व्यवहार में लोग अपनी आय को ही उपभोग के लिए काम में लाते हैं, इसलिए बाद में समर्थकों ने संपत्ति के भाग को हटा दिया। जो लोग होते हैं उनके पास जो तरल मुद्रा होती है उसी से वे उपभोग करते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर वो बहुत कम उपभोग करते हैं, व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो संपत्ति का जो भाग था के डैश ए, बाद में अल्फ्रेड मार्शल के समर्थकों ने उसको समीकरण से हटा दिया और संशोधित समीकरण दिया, m बराबर के वाई, यानी के प्लस के डैश ए को उसने हटा दिया समर्थकों ने, जिसमें हम देखते हैं कि किसी वर्ष की कुल मौद्रिक आय उस वर्ष के कुल वास्तविक उत्पादन O तथा कीमत स्तर P का गुणनफल होता है। यानी आय को यदि निकाले राष्ट्रीय आय को, तो कैसे निकालेंगे, कुल वास्तविक उत्पादन को हम कीमत से भाग देंगे या गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। तो आउटपुट को P से यदि गुणा करेंगे तो कुल राष्ट्रीय आय हमारे पास निकल कर आएगी Y बराबर PO। चूंकि m बराबर के PO, y को यदि हमने प्रतिस्थापित करें PO से तो समीकरण ये हो जाता है, चूंकि m बराबर के PO तथा m बराबर के वाई का एक ही अर्थ है, इसलिए यदि अल्फ्रेड मार्शल के समीकरण को कीमत स्तर के उदाहरण में प्रयुक्त किया जाए तो ये इस प्रकार होगा। यदि इस समीकरण को कीमत स्तर निकालने के लिए प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार होगा, P बराबर m अपॉन के ओ। के ओ का मतलब है वास्तविक जो उत्पादन है या वास्तविक आय है उसकी मुद्रा की मांग। फिशर के समीकरण की v वास्तव में 1/k से बड़ी होगी, क्योंकि वार्षिक भुगतान का मूल्य कुल वार्षिक वास्तविक आय के मूल्य से अधिक होता है। जो v जो प्रचलन वेग दिया है फिशर ने, वो प्रचलन वेग जो दिया है v, वो उसका जो वार्षिक भुगतान का मूल्य है वो कुल वार्षिक वास्तविक आय के मूल्य से ज़्यादा होता है। भुगतान जो होता है वो पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं पर भी किया जा सकता है और इस वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं पर भी किया जाता है, जबकि इसमें इस वर्ष से जो आय प्राप्त हो रही है उसके एक भाग को लिया है, तो 1/k से वो बड़ी होगी। यदि P के द्वारा वस्तु की एक इकाई की कीमत को बताने के बजाय मुद्रा की एक इकाई का मूल्य क्रय शक्ति बताई जाए तो समीकरण का रूप इस प्रकार होगा। यानी ऊपर हमने समीकरण देखा, इसमें कीमत स्तर को बताया गया, लेकिन यदि मुद्रा की एक इकाई का मूल्य क्रय शक्ति बताई जाए तो समीकरण का रूप k अपॉन ओ ऊपर चला जाता है और m नीचे आ जाता है। P बराबर k o अपॉन m। यहाँ पर हमने देखा P बराबर m अपॉन k, यहाँ पर कीमत स्तर को बताया गया था और यहाँ पर मुद्रा की एक इकाई के मूल्य या क्रय शक्ति को बताया जा रहा है। प्रोफेसर A.C. पीगू ने मार्शल द्वारा दिए गए समीकरण को स्पष्ट करने के लिए निम्न समीकरण दिया है। प्रोफेसर पीगू ने क्या किया कि उस समीकरण को स्पष्ट करने के लिए कि ओ की जगह आर को उसने प्रतिस्थापित कर दिया। आर का मतलब क्या है, आर समाज की वास्तविक आय या रियल इनकम उसने यहाँ पर डाल दिया। आर यानी वास्तविक आय
मतलब इसका वही है, ओ का मतलब उत्पादन है, यहाँ आर उसने वास्तविक रियल आय को आर कर दिया कि वास्तविक आय का वह अनुपात या भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर भी उत्पादन का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है, की अपॉन ओ पर उत्पादन का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है, कि आर वास्तविक आय का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है। एम है मुद्रा की कुल मात्रा, यानी मुद्रा की जो मात्रा है वो एम से दर्शाई है। पी है मुद्रा के मूल्य को दर्शाता है, प्राइस ऑफ मुद्रा के मूल्य को इस समीकरण में दर्शाता है। यदि के आर नीचे होता और एम ऊपर होता तो पी जो होता वो कीमत स्तर को दर्शाता। यहाँ पर जो पी है वो मुद्रा के मूल्य को दर्शा रहा है। उदाहरण, वस्तु और सेवाओं के रूप में पीगू ने इसे गेहूं के रूप में वस्तु और सेवाओं के रूप में पीगू ने इसे गेहूं के रूप में मापा। यदि वास्तविक आय 1000 इकाइयाँ जिसका 1/4 भाग नगद मुद्रा के रूप में रखा जाता है तथा कुल मुद्रा की मात्रा 500 रुपये है, तो स्थिति ये होगी, आर वास्तविक आय कितना ही, रियल इनकम है 1000, उसका 1/4 भाग के यानी मुद्रा की मांग हुई के बराबर 1/4 तथा एम मुद्रा की जो मात्रा है वो 500 रुपये है। तो ऐसा होने पर मुद्रा की मांग या उसने जो कीमत है वो कीमत का आकलन इसने किया है, P बराबर 1000 अपॉन 1/4/5 बराबर 1/2। इस आधार पर मुद्रा का मूल्य 1 रुपये की 1/2 इकाई होगा। मुद्रा का मूल्य 1 रुपये की 1/2 इकाई यानी आधा, 1 रुपये की 1/2 इकाई होगा। तो प्रति इकाई कीमत 2 रुपये प्रति इकाई होगी। एक इकाई की कीमत होगी 2 रुपये प्रति इकाई। तो जिसमें कीमत बढ़ गई और मुद्रा का मूल्य आधा हो गया। प्रोफेसर AC पीगू ने बैंक जमाओं को पृथक स्थान दिया है। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण के मौलिक रूप में इनको जनता के नगद शेषों में ही सम्मिलित कर लिया गया था। कैम्ब्रिज समीकरण का जो मौलिक रूप था उसमें बैंक जमाओं को इसमें शामिल कर गया था। कैम्ब्रिज समीकरण का मौलिक रूप है ये, तो बैंक जमाओं को, ये बैंक जमाएं हैं जिसने AC पीगू ने इसको अलग से स्थान दिया, C ब्रैकेट में C प्लस H 1 माइनस C अथवा M बराबर KR/P C प्लस H 1 माइनस C नगद मुद्रा जो जनता अपने पास रखना चाहती है, अर्थात कैश नगद मुद्रा। H मतलब होर्डिंग, जिसे नगद बैंक जमाओं का वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में होल्ड करना चाहता है, होल्डिंग, बैंक की होल्डिंग यानी नगद का वह अनुपात जिसे बैंक नगद रूप में रखना चाहता है। बैंक जमाओं का वह रिजर्व रेशियो, जैसा कि ऊपर बताया है, जिसे बैंक अपने पास रखना चाहता है। 1 माइनस C नगद शेषों का वह भाग जिसे लोग बैंकों में जमाओं के रूप में रखते हैं। 1 माइनस C का मतलब है 1 यदि उनकी कुल आय है तो उसमें से C नगद मुद्रा जनता अपने पास रखती है, यदि उसको निकाल दें C को, यदि इस C को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो भाग लोग बैंकों में रखना चाहते हैं जमा के रूप में। तो ये जो बैंक का जो नगद बैंकों का जो राशि थी या धनराशि थी बैंक जमाओं को उसने पृथक स्थान दिया AC पीगू ने। परंतु परंपरा से बैंकों में जमा राशि को नगद कोष के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाता रहा, इसलिए व्यवहार में प्राय मूल समीकरण यही रहता है। यानी बैंक जो जमा राशि स्वीकार करते हैं और नगद कोष में स्वीकार करते हैं तो मूल समीकरण फिर वही हो जाता है, P बराबर KR/M। P को वस्तु की इकाई की कीमत मान लेने पर, यानी P को वस्तु की एक इकाई की कीमत यदि माना जाता है तो समीकरण का रूप इस प्रकार होगा, P बराबर M/KR। समीकरण अनुसार यदि M मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो यह आवश्यक नहीं कि P में भी उसी अनुपात में
परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एम में परिवर्तन के साथ के तथा आर भी बदल सकते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा में ऐसे परिवर्तन होता है तो उससे मुद्रा की मांग और जो वास्तविक आय है वो भी बदल सकती है, रियल इनकम भी बदल सकती है। समीकरण में के का विशेष महत्व है, मुद्रा की मांग का जो है वो विशेष महत्व दिखाया गया, क्योंकि इसी के द्वारा मुद्रा की वास्तविक मांग के बारे में पता चलता है। यदि के और आर और विस्तृत समीकरण में यानी पीगू के समीकरण में सी तथा एच भी स्थिर मान ले जाए तो पीगू के अनुसार समीकरण के द्वारा आयताकार अतिपरवलय वक्र प्राप्त होता है। यदि के आर और सी एच स्थिर मान ले तो समीकरण के अनुसार आयताकार अतिपरवलय वक्र प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि वक्र के सभी बिंदुओं पर मुद्रा की मांग की लोच इकाई के बराबर है। वक्र के सभी बिंदुओं पर मुद्रा की मांग की लोच इकाई के बराबर है। दूसरे शब्दों में मुद्रा की मांग तथा उसकी क्रय शक्ति का विपरीत आनुपातिक संबंध है। आयताकार अतिपरवलय वक्र का मतलब हुआ कि मुद्रा की मांग और उसकी क्रय शक्ति में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। यदि मुद्रा की मांग ज़्यादा होती है, नगद कोष रखने की मांग ज़्यादा होती है, तो ये क्रय शक्ति में उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन विपरीत हो जाती है। मुद्रा की मांग तथा उसकी क्रय शक्ति का विपरीत आनुपातिक संबंध होता है अथवा कीमत स्तर से सीधा आनुपातिक संबंध होता है। यानी मुद्रा की मांग तक उसकी क्रय शक्ति का विपरीत आनुपातिक संबंध होता है और कीमत स्तर से मुद्रा की मांग का सीधा आनुपातिक संबंध होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि OX अक्ष पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को लिया गया है और OY अक्ष पर मुद्रा की क्रय शक्ति को लिया गया है। मुद्रा की पूर्ति जो यहाँ पर ली गई है M1 Q1 M2 Q2 और M3 Q3 वो मौद्रिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित है। ये जो मुद्रा की पूर्ति ली गई है Q1 M1 Q2 M2 और Q3 M3 एक निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति है वो स्थिर है। उसमें यदि घटत बढ़त होती तो उसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में और मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ता है। D और M रेखा ये मुद्रा की मांग को बताती है, क्योंकि इसमें M इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के आर। आर वास्तविक आय का वह भाग, के यानी नगद कोष रखने की इच्छा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये DM जो रेखा है मुद्रा की मांग को दर्शाती है। जब मुद्रा की पूर्ति M1 Q1 है तो मुद्रा की पूर्ति M1 Q1 है तो मुद्रा का जो मांग वक्र है DM उसके द्वारा जो मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्धारण हुआ P1 पर निर्धारित होती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर M2 Q2 कर दी जाती है तो उससे मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो मुद्रा की मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रा की क्रय शक्ति हो घट जाती है, P1 से P2 हो जाती है। जैसा कि सिद्धांत कहता है कि मुद्रा की मांग और क्रय शक्ति में विपरीत संबंध है, विपरीत आनुपातिक, यानी जितनी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है उतनी मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। क्योंकि लोग अपने पास मुद्रा अधिक रखना पसंद करते हैं, उसे खर्च करना पसंद नहीं करते, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। और यहाँ पर यदि मुद्रा की पूर्ति M3 यदि मुद्रा की पूर्ति M3 Q3 है तो यहाँ पर मुद्रा का जो मांग वक्र है उसके जैसे जो कीमत निर्धारित होती है वो P3 होती है। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा जो है वो कम कर दी जाने पर मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी और फलस्वरूप उस पे जो कीमत स्तर होगा वो बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति जो होगी मुद्रा की वो बढ़ जाती है मुद्रा की मांग कम हो जाने पर, क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों का निर्धारण इस बिंदु पर हो रहा है कि मुद्रा की पूर्ति और मांग दोनों यहाँ पर ली गई है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों निर्धारित होती है तो उससे क्रय शक्ति P3 हो जाती।
तो इससे ये पता चलता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति घटती है तो मुद्रा की मांग घटती है। लेकिन मुद्रा की मांग और मुद्रा की क्रय शक्ति में उल्टा संबंध इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। यदि मुद्रा की मांग कम हो जाती है, OM3 हो जाती है, तो क्रय शक्ति बढ़कर OP3 हो जाती है। यदि मुद्रा की मांग बढ़कर OM2 हो जाती है तो क्रय शक्ति घटकर OP2 हो जाती है। DM आयताकार अति परवलय मुद्रा मांग वक्र होने के कारण क्रय शक्ति में होने वाला परिवर्तन निश्चित अनुपात में होता है। ये DM जो वक्र दिया है, मुद्रा मांग वक्र, ये आयताकार अति परवलय वक्र है और जिससे जो कीमत स्तर में जिससे जो क्रय शक्ति में परिवर्तन हो रहा है वो आनुपातिक हो रहा है, निश्चित आनुपातिक हो रहा है। अब अर्थशास्त्री रॉबर्टसन का समीकरण देखते हैं। रॉबर्टसन का समीकरण भी मिलता जुलता है, उसने R की जगह T को ले लिया है। तो रॉबर्टसन के समीकरण को याद रखने के लिए T से हम T याद रख सकते हैं कि M बराबर P के T या P बराबर M अपॉन के टी, जहाँ पर PMT की परिभाषा फिशर के समीकरण के अनुसार है। यानी PMT जो लिया गया फिशर के समीकरण का, P यानी मूल्य स्तर और M बराबर मुद्रा की मात्रा, T यानी व्यापार की मात्रा, और K मार्शल के समीकरण से लिया है। मार्शल के समीकरण K का मतलब है मुद्रा की मांग। P बराबर KT अपॉन M, P का अर्थ मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है। इस समीकरण में जो लिया है, इस समीकरण में जो लिया है, P का अर्थ मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है। कैम्ब्रिज समीकरण में केन्स द्वारा संशोधन। लॉर्ड JM केन्स ने पिगू समीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी पुस्तक एट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में परिमाण सिद्धांत से अलग समीकरण दिया। यानी लॉर्ड JM केन्स ने एक अलग ही समीकरण दिया, वो पिगू समीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। केन्स की मान्यता थी कि उपभोग इकाइयों से संबंधित वास्तविक लेनदेन एक निश्चित मात्रा के बराबर लोग अपने पास शेष रखते हैं। यानी केन्स मानता था कि जितना वो उपभोग करना चाहते हैं और जितना वो लेन देन करना चाहते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा के बराबर वो नगद मुद्रा अपने पास में वास्तविक शेष में रखते हैं। वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन देन की मात्राओं के आपसी संबंध अपरिवर्तित रहने पर नगद शेष की मात्रा वास्तविक शेष में शामिल उपभोग इकाइयों की कीमतों द्वारा निर्धारित होती है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है, क्योंकि जो वो वास्तविक रूप में जो लेन देन करना चाहते हैं और जो उनका जो लेन देन एक निश्चित मात्रा में होता है, उसी निश्चित मात्रा के अकॉर्डिंग वो अपनी नगद मुद्रा अपने पास रखते हैं, तो ये संबंध अपरिवर्तित रहता है। पर नगद शेष की मात्रा वास्तविक शेष में शामिल उपभोग व्यय की कीमतों से भी निर्धारित होती है। यानी वास्तविक जो कीमतें हैं, उपभोग इकाइयों की यदि कीमतें यदि घट बढ़ जाए तो उससे नगद शेष की मात्रा भी घट बढ़ सकती है। केन्स का वास्तविक शेष समीकरण उसने दिया है, रियल बैलेंस समीकरण दिया है। N बराबर P ब्रैकेट K प्लस RK1 ब्रैकेट, जिसमें N चलन में नगद मुद्रा की कुल मात्रा है। यानी चलन में जो कुल मात्रा है नगदी या कुल नगदी है वो है। P एक उपभोग इकाई की कीमत है, एक वस्तु की कीमत या उपभोग इकाई की कीमत P है। K उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज नकदी के रूप में रखना था। K यानी उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है। यानी यदि वास्तविक आय के रूप में यदि मापा गया है तो विभिन्न वस्तुओं की वह सभी इकाइयाँ जो समाज नकद रूप में यानी अपने पास में रखना चाहता है। यदि मुद्रा में मापा गया है तो मुद्रा की मांग को यह दर्शाएगा कि क्योंकि मुद्रा को रखो या वस्तु और सेवाओं को रखो, एक ही बात है कि मुद्रा से वस्तु और सेवाएं भी खरीदी जा सकती। तो यदि मुद्रा को रखा जाए तो वो ज़्यादा उचित रहता है समाज के लिए। तो के वास्तविक आय, इसमें ये लिखा गया है के बराबर उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है। यदि मुद्रा नहीं है तो जो उत्पादन होता वही आय होती, तो उस आय का जो भाग समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन मुद्रा प्रचलन में है, इसलिए के को मुद्रा की मांग के संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा।
आर बैंकों के नकद शेष का उनकी जमाओं से अनुपात है, यानी आर रिजर्व है। जो बैंक नकद शेष, नकद कैश बैलेंस के पीछे जो रिजर्व रखते हैं वो अनुपात है, रिजर्व रेशियो है आर। K1 है उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज बैंक जमाओं के रूप में रखना चाहता है, यानी वह मुद्रा जो लोग बैंक में जमा रखना चाहते हैं। यदि मुद्रा नहीं होती तो वस्तुएं ही बैंक में जमा रखते हैं, लेकिन मुद्रा है तो मुद्रा को जमा रखना चाहते हैं। केन्स का परिवर्तित समीकरण है P बराबर N अपॉन K प्लस R K1, जहाँ पर K1, K, R और K1 ये तीनों स्थिर हैं। इस प्रकार R, K, R और K1 ये स्थिर रहने पर, क्योंकि जनता की मुद्रा रखने की आदत में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता। कीन्स कहता है कि जनता की जो मुद्रा रखने की आदत है उसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये तीनों स्थिर रहते हैं। P में n के परिवर्तनों के अनुपात में घटबढ़ होती है। n का जैसा कि यहाँ दिखा है, n का मतलब है कुल नकदी की मुद्रा, जो कुल मात्रा है नकदी की, यानी मुद्रा की पूर्ति, ये एक प्रकार से आ गई कि P में n के परिवर्तनों के अनुपात में घटाबढ़ी होती है। यह समीकरण बताता है कि मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, अपितु जनता की नकदी के रूप में रखी गई मुद्रा पर आश्रित रहती है। यानी मुद्रा की मांग जो लोग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार करने के लिए, नहीं करते, परंतु अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार वो वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। कीमत स्तर लोगों की उपभोग संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करता है, यानी कीमतें जो होती है वो उपभोग आवश्यकता पर निर्भर करती है। यदि क्योंकि इसी आधार पर लोग अपनी आय का एक भाग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, क्योंकि जो कीमत स्तर लोगों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और इसी आधार पर वे लोग अपनी आय का एक भाग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। P बराबर N अपॉन K प्लस R के वन एवं P बराबर M अपॉन के आर में कोई अंतर नहीं है। P अपॉन M के आर, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोणों में समानता एवं अंतर देखते हैं। अब ये जो दृष्टिकोण या समीकरण दिए गए इसमें समानता या अंतर देखते हैं। फिशर ने जो विनिमय समीकरण दिया था कैम्ब्रिज में समीकरण दिया, उसमें समांतर अंतर क्या है। दोनों समीकरणों में साख मुद्रा को M1, जो साख मुद्रा उसको अलग स्थान दिया है, न देकर कुल मुद्रा में ही शामिल किया। दोनों समीकरणों में साख मुद्रा को अलग स्थान न देकर कुल मुद्रा में ही उसमें शामिल कर लिया है जाए तो स्थिति इस प्रकार हो जाएगी। M बराबर MV अपॉन T या P बराबर M अपॉन के आर, जहाँ पर MV बराबर है M के। अंतर T समस्त सौदों या लेन देन का योग है। अंतर T समस्त सौदों या लेन देन का योग है, यानी MV बराबर है M के। यहाँ जो MV है ये बराबर है M के, तो ये दोनों समीकरण लगभग बराबर हो गए। अब की अंतर है T का, यहाँ पर T लिया गया है और यहाँ पर वास्तविक आय ली गई है। KR नकद मुद्रा की वह मात्रा है जो वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जनता अपने पास रखती है। फिशर समीकरण में V महत्वपूर्ण है, प्रचलन वेग महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग महत्वपूर्ण है और K और V का विपरीत संबंध कैम्ब्रिज समीकरण में दर्शाया। जैसा कि अपन ऊपर डायग्राम में यदि आपने देखा कि मुद्रा की मांग यदि बढ़ जाती है तो मुद्रा का जो प्रचलन वेग है वो कम हो जाता है, क्रय शक्ति जो है मुद्रा की वो कम हो जाती है। तो K बराबर 1/B, ये K और V एक दूसरे के विपरीत हो गए। इस आधार पर कैम्ब्रिज समीकरण को फिशर्स के समीकरण के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे M बराबर KTP, रॉबर्टसन का समीकरण लिया गया, M बराबर KTP या M बराबर 1/TP भी इसको कह सकते हैं, या इसको MV बराबर PT भी कह सकते हैं, क्योंकि K
के को यहाँ प्रतिस्थापित किया 1/v से, तो 1/v से प्रतिस्थापित करने पर ये हमारे पास निकल कर आया 1/v से प्रतिस्थापित किया, 1/v से प्रतिस्थापित किया, फिर m और v का गुणा करके ये mv निकल कर आया और pt का ये pt निकल कर आया। तो फिशर के समीकरण के रूप में कैम्ब्रिज समीकरण को आसानी से बदला जा सकता है। रॉबर्टसन के समीकरण से ये बताया है m बराबर KTP। फिशर ने मुद्रा के भाव को, फ्लो को तथा कैम्ब्रिज ने संचित को महत्व दिया है। फिशर ने जो महत्व दिया था मुद्रा की पूर्ति को महत्व दिया था, अभी कैम्ब्रिज व्याख्या ने मुद्रा की मांग को महत्व दिया है, क्योंकि मुद्रा की मांग को नकद रूप में संचय करने के लिए मांगा जाता है। पिगू तथा केन्स के नकद शेष KR तथा K+RK1 फिशर के T के मौद्रिक स्वरूप प्रतीत होते हैं। जो ये KR जो बताया है वास्तविक आय का विभाग जो मुद्रा के रूप में लोग रखना पसंद करते हैं, और K और RK1 फिशर के T के मौद्रिक स्वरूप को दर्शाते हैं, क्योंकि इन्हें लेन देन संबंधी कार्यों के लिए ही मांगा जाता है। और फिशर कहता है कि मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है ताकि उसका लेन देन किया जा सके। तो मुख्य रूप से दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि मुद्रा की मांग जब संग्रह करने के लिए की जाती है तब भी उससे लेन देन का कार्य ही किया जाता है। रॉबर्टसन के अनुसार दोनों समीकरण एक घटना के दो रूप हैं। अब इसमें मौलिक अंतर देखते हैं, समीकरणों में मौलिक अंतर क्या है। फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग व्यापार के लिए की जाती है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण मानता है कि मुद्रा की मांग नगद कोष के लिए की जाती है, नगद शेष के लिए की जाती है। दूसरा, कीमत स्तर P निर्धारण में फिशर ने मुद्रा के परिमाण पूर्ति को महत्व दिया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग को महत्व दिया है। K में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति M स्थिर रहते हुए भी मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। यानी जब मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, तो उससे मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। जब मुद्रा की मांग L1 से हटकर L1 हो जाती है, अर्थात दाहिनी ओर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, जब मुद्रा की मांग LL से हटकर L1 हो जाती है, अर्थात दाहिनी ओर बढ़ती है, तो मुद्रा की पूर्ति MM स्थिर रहते हुए भी कीमत स्तर में कमी हो जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहते हुए भी कीमत स्तर में कमी हो जाती है, जैसा कि कैम्ब्रिज समीकरण बताता है। मुद्रा को नगद शेष के रूप में रखने, चित्र में देख रहे हैं हम, यहाँ पर मुद्रा का प्रारंभिक मांग वक्र है LL, ये मुद्रा का नया मांग वक्र है L1। जब मुद्रा की मांग का मांग वक्र दाहिनी ओर सरक जाता है या मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहने पर कीमत स्तर में कमी हो जाती है, प्राइस लेवल P से घटकर P1 हो जाता है। मुद्रा को नगद शेष के रूप में रखने की मांग अधिक होने पर व्यय तथा लेन देन के आकार में कमी होती है। यानी जब लोग ज़्यादा मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहेंगे तो मुद्रा की मांग अधिक होगी और लेन देन जो होगा, व्यापार जो होगा वो कम हो जाएगा, और कीमतों के संतुलन की स्थिति में परिवर्तन होता है और कीमतों में जो है परिवर्तन होगा। तीसरा, फिशर के समीकरण में P बराबर कीमत स्तर से संबंधित है, परंतु कैम्ब्रिज समीकरण में P का संबंध केवल उपभोग की वस्तुओं से, यानी वो सामान्य कीमत स्तर दर्शाता है और ये केवल उपभोग वस्तुओं को दर्शाता है। फिशर का समीकरण में P क्रय विक्रय के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का P क्रय विक्रय के पहले का चित्र प्रस्तुत करता है, यानी क्रय विक्रय होने के बाद का चित्र फिशर समीकरण प्रस्तुत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण पहले का चित्र प्रस्तुत करता है। फिशर समयावधि टाइम पीरियड से जिसमें मुद्रा विनिमय भुगतानों के लिए आवश्यक समझी जाती है से संबंधित है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण एक नियत समय पॉइंट ऑफ टाइम की ओर संकेत करता है, जिससे समाज भविष्य में लेन देन के लिए एक नकद कोष रखना चाहता है। फिशर ने अपने व्याख्या में V प्रचलन वेग पर जोर दिया, जबकि कैम्ब्रिज ने नकद शेषों K पर जोर दिया है। रॉबर्टसन के अनुसार फिशर के समीकरण का संबंध उड़ती हुई मुद्रा मनी ऑन द विंग्स से है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का संबंध बैठी हुई मुद्रा मनी सिटिंग से है।
यानी उड़ती हुई मुद्रा जो प्रचलन में है, और बैठी हुई मुद्रा जो कोष में पड़ी हुई है, नकद कोष में जनता के पास। सातवां, फिशर की व्याख्या जो है वो दीर्घकालीन है, जबकि कैम्ब्रिज या केन्स की जो व्याख्या है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र की, वो अल्पकालीन व्याख्या है। फिशर के समीकरण में टी समस्त व्यापार या लेन देन को बताता है। कैम्ब्रिज समीकरण में आर वास्तविक आय अर्थात अंतिम उपभोग के लिए वार्षिक उत्पादन मात्रा को बताता है। फिशर का पी सामान्य कीमत स्तर को बताता है, जबकि कैम्ब्रिज का पी अंतिम उपभोग की वस्तुओं को बताता है। नवा, वी को 1/k के बराबर मान लेना ठीक नहीं है। वार्षिक भुगतानों का मूल्य कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के मूल्य से अधिक होने के कारण वी का आकार 1/k से बड़ा होता है। वर्ष भर जो भुगतान होते हैं उनका जो मूल्य होता है वो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय से ज़्यादा ही होता है, इसलिए उसका वी का जो आकार होता है वो 1/k से बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा का आय वेग मुद्रा के प्रचलन वेग से अलग है। यानी मुद्रा का जो आय का वेग होता है, मुद्रा आय के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, और मुद्रा जो व्यापार या विनिमय में प्रचलन वेग में एक व्यक्ति दूसरे के पास जाती है, इन दोनों के वेग में अंतर होता है। क्योंकि जब कैम्ब्रिज समीकरण कहता है कि लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं ताकि लोग उसको अपने नगद कोष में रख सके, तो जब नगद कोष में वो मुद्रा को तभी रख पाएंगे जब उनको आय प्राप्त होगी। तो मुद्रा का जो आय वेग होगा वो आय वेग कम होता है, क्योंकि उसमें बताया था कि, और शुरू में हमने देखा था कि 1/12 1/12, यानी कोई व्यक्ति अपने आय को एक माह के अंतर पर लेना चाहता है तो आय प्राप्त होने की अवधि जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो प्रचलन वेग मुद्रा का होता है वो जो आय प्राप्त करने की अवधि ज़्यादा होती है, जिससे जो प्रचलन वेग है वो यहाँ पर कैम्ब्रिज व्याख्या में वो कम हो जाता है। जबकि फिशर की में जो प्रचलन वेग बताया था उसमें वो ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर v का आकार 1/k से बड़ा होता है। अतः ये कहना ठीक नहीं है कि नगद शेष समीकरण केवल नए बीजीय वेश में परिमाण सिद्धांत ही है। यानी ये हम नहीं कह सकते कि जो कैम्ब्रिज के समीकरण है वो फिशर के समीकरण का ही रूपांतरण मात्र है, ये उसमें सुधार भी है। अब देखते हैं क्या सुधार है कैम्ब्रिज विचारधारा की श्रेष्ठता। पहला है कि इसने मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों पर ही बल दिया है, और मुद्रा की मांग पर इसने ज़्यादा बल दिया है। दूसरा, कैम्ब्रिज व्याख्या कारण परिणाम संबंध को भी स्पष्ट करती है। मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर भी नगद मुद्रा रखने की इच्छा में परिवर्तन से कीमतों में परिवर्तन का कारण बनता है। तीसरा है, फिशर दीर्घकालीन व्याख्या देता है जबकि कैम्ब्रिज की व्याख्या अल्पकालीन है। जैसा कि केन्स कहता है दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो दीर्घकालीन व्याख्या का कोई उपयोग नहीं होता। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार कैम्ब्रिज व्याख्या में वस्तुओं की मांग के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला तथा इसके प्रभाव को स्पष्ट किया गया। फिशर की व्याख्या इस दिशा में निष्क्रिय यानी मुद्रा की मांग, वस्तुओं की मांग या मुद्रा की मांग के वास्तविक कारण पर प्रकाश इसमें डाला गया, कि फिशर ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। पांचवा, कैम्ब्रिज व्याख्या के आधार पर तरलता पसंदगी सिद्धांत का निर्माण हुआ है, जो आय तथा रोजगार के निर्धारण में तथा आर्थिक संकट का नियंत्रण करने की दृष्टि से मौद्रिक अधिकारियों की सीमाओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र ने जो व्याख्या की थी इसके आधार पर एक नए सिद्धांत तरलता पसंदगी सिद्धांत का निर्माण हुआ है, जो आय तथा रोजगार को निर्धारित करती है और आर्थिक संकट का नियंत्रण करने में अधिकारियों की सहायता करती है, उनकी सीमाओं को बताती है। नगद शेष व्यक्तिनिष्ठ तत्वों तथा मानवीय उद्देश्यों को महत्व देता है। यानी नगद शेष के रूप में जो लोग मुद्रा रखना चाहते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ तत्व, यानी व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार उसकी जो मात्रा है वो अलग हो सकती है, और मानवीय उद्देश्यों के अनुसार वो नगद शेष की मात्रा अलग अलग हो सकती है। जबकि नगद लेन देन मुद्रा के प्रचलन में जैसे वस्तुनिष्ठ सब तत्वों को ही बताता है, महत्वपूर्ण मानता है। सातवां है, कैम्ब्रिज व्याख्या समस्त लेन देन के आकार के बजाय वास्तविक राष्ट्रीय आय के आकार पर आधारित है, तथा वास्तविकता भी यही है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय के आकार पर ही
समीकरण बनना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का स्तर ही आर्थिक विकास, रोजगार और कीमत को निर्धारित करता है। वास्तव में हम यही देखते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जैसी होती है, उस राष्ट्रीय आय के द्वारा ही हम आर्थिक विकास, रोजगार और कीमत स्तर को निर्धारित करते हैं या बता पाते हैं। 8वां है, V तथा T की तुलना में नकद शेष की माप करना सरल है। क्योंकि नकद शेष की गणना करना भी सरल है, इसका मापन करना भी सरल है। लोग कितनी नकदी या मुद्रा को अपने कोष में रखना चाहते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं, उसका मापन करना सरल है। 9वां, कैम्ब्रिज विचारधारा में के को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करने में कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे अनिश्चितता, संभावना और ब्याज दरों आदि का अध्ययन किया गया है। क्योंकि जो के माना है कैम्ब्रिज विचारधारा में, के का मतलब है मुद्रा की मांग। तो मुद्रा की मांग, जैसा कि कीन्स ने आगे चलकर बताया था, 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य। तो सतर्कता जो उद्देश्य है, और एक तीसरा था सट्टा उद्देश्य। तो जो अनिश्चितता और संभावना वर्ड है तो सतर्कता उद्देश्य को दर्शाता है, और ब्याज की दरें हैं वो सट्टा उद्देश्यों को दर्शाती है। तो के को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या में महत्वपूर्ण समस्याओं का भी इसने अध्ययन किया है जो मानव जीवन में आर्थिक रूप से आ सकती हैं। कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएं क्या है? आलोचना है कि के आर का एक अनुपात माना है, इसका संबंध अंतिम उपभोग के लिए वस्तुओं के वार्षिक उत्पादन की मात्रा से है। दूसरा है, बैंकों के चालू खाते में जमा राशि को मुद्रा की मांग माना है जो आय का एक भाग है। यानी जमा राशि को मुद्रा की मांग माना जो आय का भाग है, इनकम का पार्ट है एक। जबकि इनकम के एक पार्ट को लोग नगद रूप में रखते हैं और एक पार्ट को जमा के रूप में रखते हैं। जबकि व्यक्ति जो ऋण लेते हैं तथा ऋणी की रकम जो खाते में जमा रहती है, यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसी जमाओं का आय से सीधा संबंध नहीं है, नगद शेष में शामिल किया जाए या नहीं। जो लोन लेते हैं तो लोन में जो राशि भी होती है वो भी खातों में जमा होती है, तो उसको व्यक्ति के नगद शेष में शामिल किया जाए या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है। इस व्याख्या में विभिन्न प्रकार के निक्षेप, चालू बचत, स्थायी जमा आदि के अनुपातों में परिवर्तन से उत्पन्न समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। चौथा, नगद शेष केवल चालू आय का ही नहीं वरन पूर्व की आय की बचतों से भी बनता है। यानी लोग जो नकदी अपने पास रखते हैं वो केवल वर्तमान आय से ही नहीं प्राप्त होती, पहले की आय से भी वो बचा के रख सकते हैं नगद राशि। पांचवा, समीकरण अनुसार नगद शेष की मात्रा के से प्रभावित होती है, जबकि मुद्रा की मात्रा एम और एन में परिवर्तन से आर और के दोनों प्रभावित होते हैं, ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें बताया है कि नगद क्षेत्र की मात्रा वो के से प्रभावित होती है, कि मुद्रा की मात्रा एम और एन में परिवर्तन से आर और के दोनों ही प्रभावित होते हैं, इस पर ध्यान नहीं इस समीकरण में दिया गया है। छठा है, प्रायोगिक समस्याएं, जैसे कीमतों में वृद्धि होने पर उत्पादन आय में कितनी वृद्धि होगी की व्याख्या करने में ये समीकरण असमर्थ है। सातवां, व्याख्या में सट्टा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग की ओर ध्यान नहीं देने से ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई। यानी ये समीकरण जब दिया गया था उस समय तक कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत नहीं विकसित हो पाया था या नहीं इसकी व्याख्या हो पाई थी। तो ऐसा कहा गया है कि सट्टा उद्देश्य की गई मुद्रा की मांग की ओर ध्यान नहीं देने से ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जो प्रभाव है उसकी व्याख्या नहीं की गई है। आठवां, समीकरण में केवल आय स्तर को शामिल किया गया परंतु उत्पादकता, मितव्ययता और तरलता पसंद तत्वों पर ध्यान नहीं दिया है। यानी इसमें मितव्ययता यानी बचत और उत्पादकता ऐसे तत्वों पर ध्यान नहीं दिया, इससे आय बढ़ती है। तरलता पसंद तत्वों पर ध्यान नहीं दिया गया। 10वां, मुद्रा की मांग की लोच को इकाई के बराबर माना है, जो केवल एक स्थैतिक स्थिति में ही संभव हो सकता है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर मुद्रा द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। मुद्रा की मांग लोच को इसमें एक के बराबर माना है, जो एक स्थैतिक स्थिति में संभव है कि वर्तमान में गतिशील अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति में जैसे ही परिवर्तन होता है तो मुद्रा द्वारा खरीदने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। केन्स के समीकरण की त्रुटियां। स्वयं केन्स ने ही अपनी पुस्तक ए ट्रीटिज ऑन मनी में अपने समीकरण की आलोचना की है।
पी केवल उपभोग इकाइयों से संबंधित मूल्य स्तर मापता है, जबकि मुद्रा का संचय अनेक अन्य व्यापारिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी किया जाता है। दूसरा, नकद कोष में केवल सौदा उद्देश्य को महत्व दिया है। तीसरा, केवल आर स्थिर रहने पर एन और पी में सीधा आनुपातिक संबंध माना है, जबकि व्यवहार में मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर में परिवर्तन तीनों को स्थिर नहीं रहने देता। के1 और आर को स्थिर नहीं रहने देता, अतः एन और पी में सीधा आनुपातिक संबंध भी नहीं बन पाता। चौथा है, के तथा के1 की सही माप करना भी कठिन है। निश्चित रूप में यह नहीं कहा सकता है कि उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी आय का कितना भाग नकद रूप में और कितना भाग बैंक मुद्रा के रूप में रखना चाहेंगे या साख मुद्रा के रूप में रखना चाहेंगे। केन्स के मूल समीकरण अ ट्रीटिज ऑन मनी में यह बताया है कि मानवीय प्रयास अथवा श्रम तथा मानवीय उपभोग मूल तत्व है जिनसे आर्थिक लेन देन की क्रियाएं महत्व प्राप्त कर सकती है। मानवीय प्रयास या श्रम और मानवीय उपभोग, श्रम और उपभोग मूल तत्व हैं जिनसे आर्थिक लेन देन की क्रियाएं महत्व प्राप्त करती। शेष सभी प्रकार के व्यय तभी महत्व प्राप्त करते हैं जब उनका संबंध उत्पादक के श्रम अथवा उपभोक्ता व्यय से स्थापित किया जाए। दूसरे जो सभी प्रकार के व्यय तभी महत्व प्राप्त करते हैं जब उनको संबंधित किया जाए श्रम से या उपभोक्ता व्यय से। इसलिए मुद्रा को चाहे वे किसी भी कार्य के लिए प्रयोग की जाए, संपूर्ण मात्रा को किसी एक वर्ग में शामिल करना उचित नहीं है। इस आधार पर केन्स ने मुद्रा मूल्य के निर्धारण के लिए दो मूल समीकरण दिए हैं। पहला मूल समीकरण है उपभोग वस्तुओं के मूल्य निर्धारण। तो आगे जो केन्स ने अपने समीकरण में संशोधन किया उसके अनुसार उसने बताया है कि जो आर्थिक क्रियाएं जो महत्व प्राप्त करती है वो श्रम से और उपभोक्ता व्यय से प्राप्त करती है, उपभोक्ता जो व्यय करता है उनसे। इसलिए मुद्रा को वो चाहे किसी भी कार्य के लिए प्रयोग की जाए, संपूर्ण मात्रा को किसी एक वर्ग में शामिल करना उचित नहीं है। तो उसने अलग अलग दो समीकरण दिए। पहला मूल समीकरण उपभोग वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने हेतु दिया है, जिसमें P बराबर E/O प्लस I1 माइनस S/R, ये पहला समीकरण है। दूसरा मूल समीकरण संपूर्ण उत्पादन को आधार मानकर मूल्य निर्धारण हेतु दिया। पहला उपभोग वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हेतु, दूसरा संपूर्ण उत्पादन के आधार मानकर मूल्य निर्धारण हेतु। इसमें पाई बराबर Y/0 बराबर E प्लस I/O बराबर E/O प्लस I माइनस S/O, ये उसने समीकरण दिया है। जिसमें समीकरण के तत्व क्या है? पहला, P उपभोग पदार्थ की एक इकाई का मूल्य। इसमें P जो दिया है उपभोग पदार्थ की, समीकरण 1 में उपभोग पदार्थ की इकाई का मूल्य। E किसी अवधि में समाज के उत्पत्ति साधनों की कुल आय या कुल लागत, यानी उत्पादन के साधनों की कुल आय या कुल लागत, अर्निंग्स को इसको हम कह सकते हैं। आय यानी अर्निंग्स, ई यानी अर्निंग्स। I1 नए विनियोग पदार्थों की उत्पादन लागत। नए विनियोग पदार्थ है I1, प्रथम समीकरण दिए उसकी उत्पादन लागत को दर्शाया है। I नए विनियोग पदार्थ का बाजार मूल्य, केवल I जो है वो नए विनियोग पदार्थ के बाजार मूल्य को दर्शाया है। S कुल सामाजिक बचत है, S जो इसमें दिया है वो समाज द्वारा की गई बचत है। O किसी अवधि में समस्त उत्पादन को मापा है, O के द्वारा किसी अवधि में समस्त उत्पादन को, O को पूरे समीकरण में नीचे लिया है। समस्त उत्पादन को मापा है। R किसी अवधि में उपभोग इकाइयां जो कि बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। R जो प्रथम समीकरण में दिया है, जो प्रथम समीकरण जो उपभोग वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए लिया है उसमें R उपभोग की इकाइयां हैं जो बस बाजार में उपलब्ध है बिक्री हेतु। पाई कुल उत्पादन की एक इकाई का मूल्य है, यानी कुल उत्पादन की 1 यूनिट का मूल्य पाई से दर्शाया गया है। Y समाज की कुल आय है। Q पूंजी पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला अप्रत्याशित लाभ है। Q को बताया गया अप्रत्याशित लाभ, इसमें बताया गया है।
सी उत्पादित विनियोग इकाइयाँ। इस प्रकार O बराबर आर प्लस सी, ओ को मिलाकर आर प्लस सी इसमें हो जाता है। ओ बराबर आर प्लस सी, आर और सी को मिलाकर ओ हो जाता है। आर यानी उपभोग इकाइयाँ उपलब्ध है और सी उत्पादित विनियोग इकाइयाँ। उपभोग वस्तु और विनियोग वस्तु दोनों को मिलाकर उसमें कुल उत्पादन बन जाता है। ओ यानी टोटल प्रोडक्शन। कुल उत्पादन बराबर उपभोग इकाइयाँ प्लस विनियोग की इकाइयाँ। क्योंकि उपभोग की एक इकाई का मूल्य P है, PR से अभिप्राय बाजार में बिकने वाले उपभोक्ता पदार्थ के कुल मूल्य से। क्योंकि R को हमने माना है, P को माना है मूल्य और R को माना है जो उपभोग करने योग्य जो वस्तु है जो बाजार में बिकने को आई है। तो PR का मतलब हुआ उपभोग पदार्थों का कुल मूल्य, जो कि समाज की कुल आय में से कुल बचत घटा देने से बचता है। क्योंकि आय में से बचत निकाल देंगे तो शेष भाग रहेगा, उसी का उपभोग किया जाएगा और PR के बराबर होता है। E/O कुल उत्पादन की प्रति इकाई है। कुल उत्पादन की प्रति इकाई E बराबर I डैश उपभोग पदार्थों की कुल उत्पादन माइनस लागत है। उपभोग पदार्थों की कुल उत्पादन लागत। इस प्रकार उपभोग पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने वाला लाभ E माइनस S माइनस E माइनस I डैश अथवा I डैश बराबर S के बराबर है और प्रति इकाई लाभ I डैश बराबर S है। I डैश बराबर S अपॉन R है। अंतिम रूप में समीकरण प्रति इकाई उपभोग पदार्थों का मूल्य P बताता है, जो कि 3 कारणों से परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो सकता है। पहला, वस्तुओं की प्रति इकाई उत्पादन लागत E/O। वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से उपभोग पदार्थों का मूल्य परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, नए विनियोग पदार्थों की उत्पादन लागत I डैश से और तीसरा कुल बचत से। दूसरा समीकरण जो उत्पादन समीकरण है कुल उत्पादन को बताता है। ये बताता है कि संपूर्ण समाज द्वारा वस्तु और सेवाओं के खरीदने के लिए उतना ही व्यय किया जा सकता है जितना कि समाज की कुल आय होती है। इस प्रकार कुल उत्पादन का प्रति इकाई मूल्य पाई बराबर Y/O होता है, जबकि Y कुल आय को बताती है और O कुल उत्पादन को बताता है। समाज की आय के दो भाग हैं, वह आय जो उत्पादन के साधनों को मिलती है और वह आय जो साधनों को नहीं मिलती लाभ के रूप में रहती है। अलभ्य लाभ जो नहीं मिल पाता, जो कि पूंजी पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होने पर प्राप्त होता है। इसलिए अलभ्य लाभ यहाँ पर बताया गया कि पूंजी की संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होने से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए Y बराबर I को E प्लस Q, यहाँ पर E आएगा प्रथम तथा Q आएगा दूसरा भाग है, यानी अलभ्य लाभ वाला भाग है। Q को लाभ के रूप में यहाँ बताया है, जबकि E आएगा भाग। E यानी अर्निंग्स, Q यानी प्रॉफिट। कुल उत्पादन का प्रति इकाई मूल्य पाई तभी स्थिर रहता है जब उत्पादन लागत स्थिर रहे। नई विनियोग वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य चालू बचतों की मात्रा से कम या अधिक न हो। तो कुल उत्पादन का प्रति इकाई मूल्य स्थिर तभी रहता है जबकि उसकी कॉस्ट स्थिर रहे उत्पादन की, और नई विनियोग वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य चालू बचतों की मात्रा से कम या ज़्यादा न हो, चालू बचतों के बराबर हो, तो प्रति इकाई मूल्य स्थिर रहता है। कीन्स की यह मान्यता है कि विनियोग की तुलना में बचत कम होने पर विनियोग पदार्थों की कीमत बढ़ेगी। बचत यदि कम होगी तो विनियोग के लिए जो पदार्थ है उनकी कीमतें बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार यह समीकरण स्पष्ट करता है कि पाई 3 कारणों से प्रभावित हो सकता है। पहला, प्रति इकाई उत्पादन व्यय में परिवर्तन से E/O में। दूसरा, नए विनियोग पदार्थों के बाजार मूल्य में परिवर्तन से I में। और तीसरा, कुल बचत S में परिवर्तन से। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मुद्रा मूल्य निर्धारण अथवा वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में मुद्रा के स्थान पर आय, उत्पादन, उपभोग, नए विनियोग तथा बचत आदि तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है।
ऊपर समीकरण में यही सभी तत्व शामिल किए गए। उत्पादन समीकरण अलग दिया गया, उपभोग समीकरण अलग दिया गया, नया विनियोग और पुराने विनियोग और बचत आदि तत्वों को इसमें बताया गया। तो ये पता चलता है कि मुद्रा मूल्य निर्धारण में मुद्रा के स्थान पर अन्य तत्वों को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समीकरण बताते हैं कि उपभोग पदार्थों की कीमतें उत्पत्ति के साधनों की आय दर तथा प्रति इकाई लाभ दर के जोड़ के बराबर होती है। उपभोग पदार्थों की कीमतें उत्पादन साधनों की आय दर और प्रति इकाई लाभ दर यानी ई और क्यू के जोड़ के बराबर होती है। केन्स ये स्वीकार करते हैं कि संतुलन की आदर्श स्थिति में मुद्रा की मात्रा तथा पी और पाई के बीच फलनात्मक संबंध होता है। संतुलन की आदर्श स्थिति में मुद्रा की मात्रा पी और पाई के बीच फलनात्मक संबंध होता है। संतुलन की स्थिति का अभिप्राय उस स्थिति से है जब पहला, उत्पादन साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। दूसरा, जनता ऋण पत्रों के प्रति न तो अधिक तेजी की धारणा रखती है और न ही मंदी की। तीसरा, जनता द्वारा अपने धन का एक सामान्य अनुपात ही बचत और जमा के रूप में रखा जाता है। चौथा, बचत की मात्रा नई विनियोग वस्तुओं की लागत आई डैश तथा मूल्य आई दोनों के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में केन्स के अनुसार मुद्रा की मात्रा और उपभोग वस्तुओं और कुल उत्पादन की कीमत स्तरों के मध्य इस प्रकार एक विचित्र संबंध है कि मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। यहाँ पर हमने केन्स के संशोधित समीकरण के बारे में पढ़ा। आगे चलकर हम नए अध्याय में देखेंगे कि केन्स की जो नई व्याख्या मुद्रा के बारे में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।